डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। गृह मंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान किया। 9 मई को रविंद्र जयंती के खास मौके पर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु में विजय के सीएम बनने का रास्ता लगभग साफ। सीपीआई सीपीएम वीकेसी ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। सीपीआई सीपीएम और वीसीके के समर्थन से मिला 118 का जादुई आंकड़ा। इधर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर राजद के चोर दरवाजे की एंट्री वाले बयान का जीतन राम मांझी ने किया करारा जवाब। कहा, गुल्ली डंडा खेलने वालों से बेहतर है निशांत कुमार। वहीं चिराग पासवान ने भी निशांत कुमार को मंत्री बनाने का स्वागत किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशांक को किया सम्मानित। 5 लाख का चेक सौंपकर नन्हे तैराक को दी शुभकामनाएं। ईशांक ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट के 29 किलोमीटर को लगातार 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करके बनाया हुआ है विश्व रिकॉर्ड। हमीरपुर में यमुना नाव हादसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सभी 6 शव नदी से निकाले। एडीजी प्रयागराज जोन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। शुभेंदु अधिकारी के नाम का बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुन लिया गया है। अमित शाह ने नाम का ऐलान किया। अब 9 मई को रविंद्र जयंती के खास मौके पर सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भवानीपुर की हॉट सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटाने के बाद से ही उन्हें इस पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इसके साथ चर्चा ये भी है कि राज्य में संतुलन बनाने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। इसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री का होना करीब करीब तय माना जा रहा है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। विजय के तमिलनाडु के सीएम बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सीपीआई सीपीएम और वीसीके ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला लिया है, जिसके साथ ही टीवीके बहुमत के आंकड़े तय तक पहुंच गया है। सीपीआई सीपीएम और वीसीके 2 को मिलाकर कुल 6 सीटें होती हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद अब यह गठबंधन आसानी से बहुमत का आंकड़ा पा लेगी। विजय की टीवीके के पास 108 सीटें हैं। हालांकि इसमें विजय ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से यह आंकड़ा 113 हो जाता है। वहीं सीपीआई सीपीएम और वीसीके के कुल 6 विधायकों को भी जोड़ दें तो ये गठबंधन 118 के आंकड़े तक पहुंच जाता है। इस तरह से विजय के सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं थलापति विजय की पार्टी टीवीके को अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। तमिलनाडु के गवर्नर एक्टर विजय की टीवीके को पहले बहुमत वाला नंबर 1 नंबर दिखाने को बोल रहे थे।
थलापति विजय 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं, दोनों बार निराशा ही हाथ लगी है। इसी बीच खबर यह है कि तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके की सरकार ना बने, इसके लिए एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है। यही कारण है कि अब एक्टर विजय ने बड़ा दांव चल दिया है। इससे तमिलनाडु की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, एक्टर विजय की टीवीके यानी तमिलिगा वेत्री कजगम ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के सभी 107 विधायक इस्तीफा देंगे अगर डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु में सरकार बनाते हैं। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब डीएमके और एआईएडीएमके नेताओं के बीच 2 बैठकें हुई। राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि एआईएडीएमके और डीएमके साथ आ सकते हैं। अव्वल तो राज्यपाल के स्टैंड ने इन अटकनों को और भी बल दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखा चुके थलापति विजय को एक शंका सता रही है। अब टीवीके को शक है कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियां मिलकर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को बाहर रखा जा रहा है। एक्टर विजय की टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती हैं। इनमें से 2 विजय ने जीती हैं। टीवीके के पास 107 विधायक हैं और पार्टी का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने का पहला मौका मिलना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल आरवी अरलेकर ने एक्टर विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि विजय के पास पर्याप्त संख्या नहीं है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस नए फेरबदल और खासकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ राजद इसे चोर दरवाजे की एंट्री बता रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने नए मंत्रिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बना यह नया मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है। इसमें युवा जोश और अनुभव का सही तालमेल बिठाया गया है। मांझी ने कहा, यह मंत्रिमंडल बिहार को आगे ले जाने का जो सम्राट चौधरी का सपना है उसे नीतीश कुमार के कुशल निर्देशन में पूरा करेगा। इसमें समाज के हर वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। जब मांझी ने निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने और विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया। मांझी ने कहा कि क्या निशांत कुमार इंसान नहीं है? क्या वो बिहार के नागरिक नहीं है? तेजस्वी और तेज प्रकाश यादव पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए मांझी ने कहा, इधर उधर गुल्ली डंडा खेलने वालों को जब लोग मंत्री बना देते हैं तो उनसे तो निशांत कुमार ही बेहतर और संतुलित व्यक्ति हैं। वे पढ़े लिखे हैं और हम समझते हैं कि वे बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। राजद द्वारा यह कहे जाने पर कि निशांत 2 दिन की यात्रा में थक गए, इसलिए उन्हें पिछले दरवाजे से मंत्री बनाया गया। मांझी ने 2 टूक कहा कि विपक्ष का काम केवल बोलना है और हम उसके हर बयान पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं समझते। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, यानी हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है और बुजुर्ग और नौजवान सबका संतुलन बना करके आगे बिहार, इसी से प्रचलित होता है कि बिहार को आगे ले जाने का हमारे सम्राट चौधरी जी का जज्बा है। नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार और आगे बढ़ेगा। रांची के 7 वर्षीय प्रतिभाशाली तैराक नन्हे ईशांक सिंह ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट के 29 किमी को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तैरकर पार करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाकर झारखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है, जिसके उपलक्ष्य में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिभाशाली तैराक नन्हे ईशांक को 5 लाख का सम्मान राशि, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस क्रम में कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री ने ईशांक और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो वहीं सीएम ने इस अवसर की खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा करते हुए ये लिखा कि इतनी कम उम्र में ईशांक ने जिस साहस, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है वह पूरे झारखंड समेत देश के लिए गौरव का क्षण है। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि राज्य के लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी।
बहरहाल झारखंड सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम ने बताया कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि झारखंड के युवा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित करें। वहीं नन्हे शशांक के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने यह भी लिखा कि झारखंड का मान ऐसे ही ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम, डीजीपी राजीव कृष्ण। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि राज्यों के बीच अपराध तुलना का वैज्ञानिक आधार क्राइम रेट ही है। राष्ट्रीय औसत 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 है। यह गिरावट निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है, जो अब जमीन पर दिख रही है। डीजीपी ने बताया कि पिछले 9 सालों में आधुनिक पुलिस थाने, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक बिना डर के थाने जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस डिजिटल माध्यमों पर मिली छोटी से छोटी शिकायत का भी संज्ञान लेती है और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करती है। अधिक पंजीकरण, संवेदनशील, सुलभ और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था की पहचान है। मुख्यमंत्री के विजन के तहत यूपी पुलिस इसी संस्कृति को मजबूत कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ यूनिट में कथित यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से फरार थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। इस मामले में निदा खान पर कर्मचारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार मामले में कई डिजिटल सबूत भी जुटाए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इससे पहले नासिक कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हिरासत में पूछताछ को जरूरी माना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जहां हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने सभी 6 शव बरामद कर लिए हैं। एडीजी प्रयागराज जोन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। कुरारा के कुतुबपुर मजरा भौली में बीती रात 9 लोगों से भरी नाव यमुना में पलट गई थी। सूचना मिलते ही एएसपी हमीरपुर, सीओ सदर और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ, फ्लड, पीएसी और गोताखोरों ने 3 लोगों को सुरक्षित निकालकर सीएचसी कुरारा भेजा। एडीजी प्रयागराज, डीआईजी बांदा, डीएम और एसपी हमीरपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कल शाम 8:30 बजे के आसपास थाना कुरारा के ग्राम कुतुबपुर पटिया में यमुना नदी में एक नाव के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को सकुशल बरामद किया गया। लोगों द्वारा बताया गया 6 लोगों के लापता होने की सूचना दी गई। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी को सूचित करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया। 20 घंटे की अथक मेहनत से स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फ्लड पीएसी के द्वारा लापता 6 लोगों के शव बरामद किए गए। सभी शवों का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अधिवक्ता गोली मारकर जान दे दी है। अधिवक्ता ने मृतक की पहचान शैलेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। मृतक शैलेंद्र की करीब 2 साल पहले शादी हुई थी। उनके कोई संतान नहीं है। खबरों के अनुसार गुरुवार रात गोली चलने की आवाज आने पर घर वाले कमरे में पहुंचे तो शैलेंद्र मृत मिले। पिस्टल उनके पास पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल और उसके अन्य साक्ष्य कब्जे में ले लिए हैं।
हमीरपुर जिले से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बारात लेकर जा रहे दूल्हे को दबंगों ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से पिटाई में दूल्हा लहूलुहान हो गया। दबंगों ने दूल्हे की गाड़ी भी तोड़ डाली। घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात राटकोट वाली क्षेत्र की है। 7 मई को मूरत राजपूत निवासी झिन्नावीरा मजगवा थाना राठ में तहरीर दी। बताया गया कि अंबर और उसके साथ 12 से 15 अज्ञात लोगों ने मिलकर छोटे भाई दूल्हे मुन्ना लाल और बड़े भाई जगदेव से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक नामजद और 12 से 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। घायल दूल्हा मुन्ना लाल और जगदेव को CSC राठ भेजा गया है। पुलिस के अनुसार वादी आरोपी रिश्तेदार है। पुरानी रंजिश में घटना हुई। CO राठ ने बताया कि अज्ञात आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 को वादी मूरत राजपूत पुत्र गुलाब सिंह निवासी झिन्नावीरा थाना मजगवा जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि अभियुक्त अंबर पुत्र रविंद्र राजपूत निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर तथा उसके साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी के छोटे भाई मुन्ना लाल, जिसकी आज बारात थी, एवं बड़े भाई जगदेव के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ में एक नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में घायल मुन्नी लाल एवं जगदेव को चिकित्सीय परीक्षण हेतु कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े और हवाला नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और फरारी के दौरान कोलकाता में एक TMC नेता की पनाह में छिपा हुआ था। चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही वह कानपुर लौटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूरे मामले का खुलासा श्याम नगर चौकी क्षेत्र में हुई 24 लाख रुपए की लूटकांड की जांच के दौरान हुआ। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस के सामने करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन, हवाला नेटवर्क और फर्जी कंपनियों का बड़ा सिंडिकेट सामने आया। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में करीब 1600 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े और 16 बैंकों के 100 से अधिक खातों से 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि महफूज आलम भोले भाले मजदूरों, बेरोजगार युवकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर फर्जी फॉर्म और बैंक खाते खुलवाता था। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया जाता था। आरती इंटरप्राइजेज, राजा इंटरप्राइजेज समेत कई फर्जी कंपनियों के नाम जांच में सामने आए। कानपुर में 16 फरवरी 2026 को चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर चौकी के क्षेत्र में एक लूट की घटना होती है, जिसका CCTV फुटेज सामने आता है और उस पर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो वो लूट 8 लाख रुपए की बताई जाती है। लेकिन 8 लाख रुपए से शुरू हुई ये लूट पहुंचती है 3200 करोड़ के ट्रांजैक्शन के आसपास, जिसका जो मास्टरमाइंड था वो था महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी। पप्पू छुरी लोगों को सरकारी स्कीमों के नाम पर उनके बैंकों में खाते खुलवाता था, जिसमें व्यापारियों की मोटी रकम का ट्रांजैक्शन किया जाता था। अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये मोटा जो ट्रांजैक्शन होता था, इस रकम को कहां इस्तेमाल किया जाता था। क्या इस रकम को हवाले के में इस्तेमाल किया जाता था या फिर टेरर फंडिंग में ये रकम जो है इस्तेमाल की जाती थी। ये कानपुर पुलिस से कमिश्नरेट पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पप्पू छुरी ने ये बात कबूल की है कि उसे 1 लाख रुपए में 300 रुपए मिलते थे कमीशन। अब 300 रुपए की कमीशन के लिए कोई इतना बड़ा फ्रॉड क्यों करेगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको बताते चले कि ये जो घटना हुई है, इसमें 12 बैंकों में 68 खातों के द्वारा ये पूरा काम किया गया है, जिसमें कानपुर के जो कमिश्नर रघुवीर लाल, उनका कहना है कि जिन लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अभी ये देखना बाकी है कि कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस इसमें जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। एटीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। रायगढ़ शहर के ऐतिहासिक एवं आस्था के प्रमुख केंद्र गजमार पहाड़ मंदिर में 31 फीट ऊंची भव्य कांस्य बजरंगबली प्रतिमा स्थापना के लिए शुक्रवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक गोपी चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति
डिगरी लाल साहू, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर परिसर पूरे समय जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोषों से गूंजता रहा। पूजन अर्चना के बाद विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तिमय वातावरण और धार्मिक उत्साह से पूरा परिसर आस्था के रंगों में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं में प्रस्तावित भव्य प्रतिमा को लेकर विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ अब केवल औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। जी, आज देख रहे हैं कि रायगढ़ के लोगों की आस्था किस तरह से गजमार पहाड़ में जुड़ी हुई है, हनुमान जी से जुड़ी हुई है, और सभी समाज के सहयोग से, हर जन जन के सहयोग से यहाँ पर समाज के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापना के लिए, काश्य प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन आज हुआ है। आज का दिन रायगढ़ के संस्कारों की दृष्टि से, रायगढ़ के सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ऐतिहासिक। भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों और हस्तलिखित दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर भागलपुर में पहल तेज हो गई है। इसी को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 75 सालों से अधिक पुरानी पांडुलिपियों, हस्तलिखित लेखों, कहानियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन और संरक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे जुड़ सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में आम लोगों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनके पास पुराने हस्तलिखित दस्तावेज, पांडुलिपियां या ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है तो वे प्रशासन को इसकी जानकारी दें और संरक्षण अभियान में सहयोग करें। भारत सरकार का ज्ञान भारतम एक मिशन है, जिसमें जितनी पांडुलिपियां हैं, खास करके 75 वर्ष से अधिक पुरानी जितनी भी हस्तलिखित जो है लेख हैं, कहानी है, इतिहास की किताबें हैं, कुछ ऐसे धरोहर हैं जो लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण है, उन सभी को संकलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला में 10,000 से अधिक की संख्या में संकलन है भी। इसी को लेकर के मैंने अन्य जो कई प्रोफेसर थे उनके साथ बैठक किया कि आपके माध्यम से, उनके माध्यम से हम चाहते हैं और लोगों को जागरूक हो और सभी लोग हमें उस पांडुलिपियों के संरक्षण में मदद करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।